वृक्ष हो भले खरे, हो घने हो भरे, एक पत्र छाह भी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है। आई हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन of 2019. Through this video, I will be discussing my strategy and my journey for physical, medical test and the personality test. As you all are aware that recently UPSC has declared the result of written part of UPSC CAPF Assistant Commandant Examination of 2020. Hence, many people will be starting to fill their DAF soon, but there are many misconceptions regarding DAF which creates a lot of problem. तो मैं इस वीडियो के द्वारा DAF, फिजिकल मेडिकल टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। It is considered by many that DAF is a kind of self-advertisement platform, but that is a major mistake. मेरे हिसाब से डैफ सेल्फ एडवर्टीजमेंट नहीं बल्कि एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन फॉर्म है, जिसमें आपने जो भी चीज़ किया है उसे सही रूप से लिखें। यह आवश्यक है कि आप अपने डैफ में अपनी हॉबीज़ वही लिखें जिन्हें आपने सही में परसू किया है। डैफ के बारे में काफ़ी एस्पिरेंट्स के मन में फोर्स प्रेफरेंस के बारे में होता है। मेरा मानना है कि हर फोर्स का एक अपना मैंडेट है और अपना इम्पोर्टेंस है, और आप किसी भी फोर्स को अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में रख रहे हैं तो आपके पास उसके लिए एक कोजेंट रीज़न होना चाहिए। और यह देखा गया है कि यह क्वेश्चन तो लगभग हर एस्पिरेंट से पूछा ही जाता है कि आपने किसी भी फोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्यों रखा है। इसके बाद डैफ में यह आवश्यक है कि आप अपने डिटेल्स को ध्यान से भरें, उसमें आपकी एड्रेस और भी बाकी जो आपके अचीवमेंट्स हैं उसे सही भरें, और उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज इट गिव्स एन इम्प्रेशन दैट यू आर अ पर्सन हु इज़ केयरलेस। अब मैं फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो आपका पीईटी होता है उसमें आपको 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करना होता है। इसके लिए मेल और फीमेल के डिफरेंट क्राइटेरिया बनाया गया है। इसमें यह आवश्यक है कि आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं, क्योंकि हर साल ऐसा देखा गया है कि काफ़ी संख्या में एस्पिरेंट्स इवन फिजिकल टेस्ट में बाहर हो जाते हैं। लेकिन यह भी आवश्यक है कि आप समझें कि फिजिकल टेस्ट काफ़ी टफ नहीं होता है, और बल्कि इट इज़ ए सिंपल test to just check the fitness which is required to be the part of a uniform service. इसके लिए आपको कोई जिम या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि अगर आप 1 महीने भी इसकी प्रैक्टिस करें तो आप इसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का अगर वेट का इशू है तो आप ये ध्यान रखें कि जब आप रिटन एग्जामिनेशन दे दें उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। मेरा भी वेट गेन करने की एक टेंडेंसी है, तो मैंने भी लगभग 5 से 6 केजी वेट 15 से 20 दिन में रिड्यूस किया था। यह अपने आप में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन एक बार मैंने जब एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया तो वेट मेरा ईजिली रिड्यूस हो गया था। इसके बाद मैं अब मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेडिकल जो CAPF का होता है वह काफ़ी सामान्य होता है, और इसमें जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट एक फोर्स को ज्वाइन करने के है वही होता है। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आई पावर की बात करें तो डिफेंस फोर्सेस में काफ़ी टफ क्राइटेरिया होता है। यहाँ तक कि एनडीए में -+2.5 के बाद आपको अलाउड नहीं होता है, लेकिन सीएपीएफ में आपको +-4 तक अलाउड होता है। लेकिन इसके बाद भी यह देखा गया है कि हर बार
काफ़ी संख्या में एस्पिरेंट्स अपने फिजिकल में अनफिट घोषित हो जाते हैं। मैं भी जब गोरखपुर में गया था तो वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में एस्पिरेंट्स को मेडिकली अनफिट कर दिया गया था, लेकिन उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे वो मेडिकल क्लियर कर लिए थे जब वो रिव्यू मेडिकल में गए थे। इसीलिए अगर आप किसी भी कारणवश पहले मेडिकली अनफिट कर दिए जाते हैं और आपको विश्वास है कि आप फिजिकली फिट है तो आप रिव्यू में ज़रूर जाए, और मुझे विश्वास है कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको फिट घोषित कर दिया जाएगा। अब मैं पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसे कॉमनली लोग इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। लेकिन यूपीएससी अगर इसे पर्सनालिटी टेस्ट कहता है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ कारण है। जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है वह ना कि आपके इंग्लिश का टेस्ट है, ना आपके स्पोकन स्किल्स का टेस्ट है, ना ही आपके नॉलेज का टेस्ट है, बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का टेस्ट है। और वहाँ पर आप सीएपीएफ के लिए कितने सूटेबल है उसकी जांच की जाती है। जैसा कि हमारे देश में कभी पंचशील की पॉलिसी हुआ करती थी, तो इंटरव्यू के लिए मेरे पंच अमृत करके मैंने एक पॉलिसी या कहे तो मेरी एक प्रिंसिपल है, जिसमें 3C+2H स्ट्रैटेजी है। यानी पहला C कि आप कॉन्फिडेंट रहें, दूसरा C कि आप जो भी बोले वो क्लियर बोले ताकि आपकी बात लोगों तक पहुंच सके, तीसरा C कि आप काम रहे, क्योंकि जब अगर इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप काम रहते हैं तो ये दिखाता है कि आप अच्छे डिसीजंस को लेने में समर्थ है और आप प्रेशर्स को हैंडल कर सकते हैं। और उसके बाद आती है मेरी 2H स्ट्रैटेजी, वे है ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी। आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसे आप ऑनेस्टली आंसर करें और अपने आप को काफ़ी हम्बल दिखाएं। जो इंटरव्यूइंग बोर्ड होता है वो काफ़ी सीनियर मेंबर्स का होता है, जिसमें 4 ऑफिसर्स या 4 डिफरेंट एक्सपर्ट्स रहते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं। काफ़ी एस्पिरेंट्स के मन में यह सवाल होता है कि आखिरकार पर्सनालिटी टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाता है। तो मैं अपने कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिरकार पर्सनालिटी टेस्ट में आपसे वो देखना क्या चाहते हैं। तो मुझसे मेरे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछा गया था, जो कि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पूछा गया था। सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। बिहार इलेक्शन के बारे में पूछा गया था। कोविड की हैंडलिंग के बारे में पूछा गया था। और साथ ही साथ मेरे गांव और मेरे शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में भी क्वेश्चंस मेरे से पूछा गया था। 1-2 क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी आपके रिजल्ट को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके इंटरव्यू के टर्निंग मोमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज आस्क्ड वन क्वेश्चन दैट डिड यू वोट इन द बिहार इलेक्शन of this time or not. Friends, this is not a question to check your knowledge, but to check how honest you are. So I honestly said that, sorry sir, I could not vote this time. So initially the chairman sir was little disappointed, but then he asked me that why I was not able to vote. And when I explained the reason as to how I tried my best, but because of some reasons and corona lockdown, my name was not added in the voting list, he was rather happy that I have tried and I know the problem in the system. I was also asked questions related to my village. So ma'am asked me that from where are you preparing for UPSC as of now? So I said that ma'am, for interview I have been preparing in my village itself. So she was little surprised and she thought that my village must be very developed. So she said that then from your village there must be many officers in IAS, IPS and different services. Then I said, ma'am, I think that is a far-fetched dream for my village. If anybody becomes any kind of officer, that itself will be a very big thing. और इस आंसर से मैम थी वो काफ़ी प्रभावित हुई थी। तो इससे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, गांव से आते हैं, हिंदी मीडियम से आते हैं, तो यह बिल्कुल भी आपको आपके रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। जहाँ तक इंटरव्यू की तैयारी की सवाल है, तो आप अपने डैफ को भली भांति तैयार करें। डैफ से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिक से अधिक संख्या में। आप डैफ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाएं, अपने हॉबी, अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, अपने स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करें। इस बार मैं मॉक इंटरव्यू देने के लिए कहीं नहीं गया था। हम लोग 5 दोस्त थे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और हम लोग एक दूसरे का
सुबह शाम वीडियो कॉलिंग के थ्रू इंटरव्यू लिया करते थे। और मुझे लगता है कि ये हम लोगों की सामूहिक जो कार्य था उसी का परिणाम है कि हम लोग 5 में से 4 लोग सिलेक्ट हो पाए हैं। और मुझे लगता है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है शायद वो हम चारों से भी ज़्यादा डिजर्विंग था। तो आपको यह मान के चलना होगा कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में कुछ हद तक तो अनसर्टेनिटी होती ही है। मुझसे भी काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्या आपने फर्स्ट रैंक आने की एक्सपेक्ट की थी। तो मैं ये साफ साफ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट रैंक आने की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। पहले लोग कहते थे कि फर्स्ट रैंक मुझे तो सपनों में भी नहीं देखा था, तो मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे होता होगा। लेकिन जब अब मेरा फर्स्ट रैंक आ गया है तो मुझे भी लग रहा है कि सपनों की ही बात है। तो इस एग्जामिनेशन या लाइफ भी जो हमारा है वो काफ़ी हद तक अनसर्टन है। तो अनसर्टेनिटी को आप एक्सेप्ट करें, आप ये कोशिश करें कि अगली बार आप कितने बेहतर रूप से तैयार हो सके ताकि आपका सिलेक्शन इस परीक्षा में या और भी दूसरे परीक्षा में ज़रूर ही होगा। अंत में मैं आप लोगों के साथ कुछ जो मैंने मिस तो ऑलरेडी ब्रेक कर दिए हैं, कुछ और मैं करना चाहूँगा, आप लोगों से बात करना चाहूँगा। एक और मिथ लोगों के मन में होता है कि क्या कोचिंग ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि कोचिंग लेना या नहीं लेना यह आपके डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो मेरे हिसाब से कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस और बेसिक्स को मजबूत करना है तो आप कोचिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की जर्नी। अंत में मैं आप सभी लोग जिन्होंने इस वीडियो को देखा उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू DKT टीम ऑल्सो फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड मेकिंग मी a person who is able to connect with such a large number of people। मैं अंत में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा जिसने मुझे अपने जीवन में काफ़ी हद तक इंस्पायर किया है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। धन्यवाद।